स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, फोन टैपिंग पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया। सरकार ने खुद फोन टैपिंग की बात कबूली। फोन टैपिंग के मामले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया। कहा सरकार ने खुद फोन टैपिंग की बात कबूली। सरकार इस मुद्दे पर घिर गई है, कहना सतीश पुनिया का। सरकार ने खुद फोन टैपिंग की बात को कबूला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान, सरकार इस मुद्दे पर घिर गई है। फोन टैपिंग पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया। सतीश पुनिया ने कहा सरकार ने खुद फोन टैपिंग की बात को कबूला और अब सरकार इस मुद्दे पर घिर गई है। बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान। कहा सरकार इस मुद्दे पर घिर गई है। फोन टैपिंग की बात को सरकार ने खुद कबूला। विधानसभा में एक विधायक के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने एडमिट किया है कि फोन टैपिंग हुई है। और इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो कांग्रेस पार्टी का जो अंतर्कलह था, जिसमें एक पूरा विग्रह हुआ, उसके बाद इसी आधार पर कुछ ऑडियो जारी हुए। उसका सोर्स सरकार नहीं बता पाई और उसी ऑडियो के आधार पर अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ राजद्रोह तक का मुकदमा दर्ज हुआ, एसओजी में भी और एसीबी में भी। जब ये प्रश्न में ये एडमिट किया गया तो ये शंका खड़ी होती है कि फिर जाने कितने विधायकों के, सांसदों के और प्रमुख लोगों के फोन टैप हुए हैं। इस देश में फोन टैपिंग सामान्य तौर पर बिना अनुमति के अपराध की श्रेणी में आता है। तो मुझे लगता है कि सरकार और मुख्यमंत्री पूरे तरीके से गिर गए हैं। हमने कहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से पहले इसकी सीबीआई जांच की आदेश देके जाएं। फोन टैपिंग के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है सरकार इस मुद्दे पर घिर गई है। उनका कहना, सरकार ने खुद फोन टैपिंग की बात को कबूला। और अब आपको सीधा लिया चलते हैं विधानसभा की कार्रवाई में। शेरावता, टुंडीला, शक्करपुरा, वन धावल के एक एक कृषक समूह के 25 कृषकों को 4,696 मीटर के लिए 4,69,000 रुपये का वित्तीय अनुदान दिया जाकर लाभान्वित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपने दूसरा पूछा है सोलर पंप के बारे में। इसमें 173 आवेदन ई मित्र के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदन पत्रों की वर्ष 2020-21 में प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई। इनमें से 138 कृषकों द्वारा कृषक हिस्सा राशि जमा कराने के उपरांत कृषक की सहमति अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म कंपनियों को कार्यादेश नोटिस जारी किए गए हैं। आपूर्तिकर्ता फर्म कंपनियों द्वारा 51 कृषकों के यहाँ सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं। बाकी प्रक्रियाधीन है स्थिति। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूँगी कि ग्रामीण इलाकों में योजनाओं की जानकारी नहीं होती और जो योजनाओं की जानकारी के अभाव में ग्रामीण इलाकों में योजनाओं का पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पाता। और आपने बिंदु संख्या 1 में बताया है कि ई मित्र और ये और ज़्यादा टिपिकल है, लेकिन आज के टाइम में ये ज़रूरी भी है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी, इनकी मॉनिटरिंग, प्रचार प्रसार और इनके प्रचार प्रसार मॉनिटरिंग के लिए क्या कोई कदम उठा रहे हैं सरकार? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अभी परसों बताया कि कृषि विभाग ने एक राज साथी किसान पोर्टल तैयार किया है, जो आने वाले वर्ष में सभी योजनाओं का लेखा जोखा रखेगा और जो शिकायत होगी उसका निस्तारण भी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामलाल सोलंकी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पूर्व सदस्य श्री रामलाल सोलंकी का जन्म 25 जून 1944 को सिरोही जिले के शिवगंज में हुआ। आपने बीए एवं एलएलबी की उपाधियाँ प्राप्त की। श्री रामलाल सोलंकी 8वीं राजस्थान विधानसभा में सिरोही निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप नगर पालिका शिवगंज के अध्यक्ष रहे। कृषकों की दशा सुधारने के लिए
प्रयासरत रहे श्री सोलंकी भूमि विकास बैंक सिरोही के अध्यक्ष, मार्केटिंग सोसाइटी शिवगंज तथा कृषि उपज मंडी समिति शिवगंज के निदेशक रहे। आप जिला कारागृह की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहे श्री सोलंकी लायंस क्लब सुमेरपुर के अध्यक्ष रहे। श्री रामलाल सोलंकी का दिनांक 16 मार्च 2021 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विक्षोभ सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत आभार। एक बार अपनी कार्रवाई शुरू हो उसके पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन ये करता हूँ कि कल का जो कुछ भी आक्रोश था वो दिन भर आपने सदन में देखा और मैं सोचता हूँ उसी में से मदन जी को अति आवेश में आकर उन्होंने जो कुछ भी आगे बढ़े उसके लिए वास्तव में आपने उनको निलंबित किया। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस प्रकार के वातावरण में कभी कभी उत्तेजकता आ जाती है। मैं सोचता हूँ इसको आप और सदन मिल करके जो है, मैं सोचता हूँ अगर इसको क्षमा करें और उनको आने का अगर आप उचित समझे तो निर्णय करें ताकि सदन और अच्छी प्रकार से चल सके। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, खेद व्यक्त करना पड़ेगा। मतलब ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, उनका वो व्यवहार डिजायरेबल नहीं था। मैं स्वयं इस पक्ष का हूँ कि इस तरह की घटना नहीं हो, लेकिन आपके द्वारा कम से कम उस सदस्य को ये तो कहा जाना चाहिए कि इस तरह का कृत्य सदन में यदि हम करेंगे तो सदन की परंपराएं का हम निर्वहन नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे आशा करूंगा कि मैं तो अध्यक्ष पद की तरफ से सबको क्षमा करता हूँ, मेरे लिए कोई भी नहीं है, पर मेरा ये प्रयत्न रहा है कि हम सदन की गरिमा को बनाने के लिए काम करें। कभी कभी मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, मुझे दुख भी होता है, पर मैं आशा करता हूं आपके रहते हुए आप और हम सब मिलकर यदि सदन की गरिमा को नहीं बना पाएंगे और तो सदन में हम जनता को सही मैसेज नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप कृपया उसकी गंभीरता को लें। निश्चित रूप से सदन की अनुशासन और सदन की गंभीरता रहे। उन्होंने जिस प्रकार का, मैंने स्वयं ने व्यक्तिगत उनको बुला करके भी कहा, मैंने बात भी की है। इस प्रकार का व्यवहार अपने जैसे सदस्य को उचित नहीं दिखता है। तो जो मैं कह सकता था वो मैंने उनको कहा है। भविष्य में इस प्रकार का नहीं हो इसके लिए भी उन्हें आगाह किया है। मैं अपनी दल की तरफ से भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से सदैव अनुशासनबद्ध चले, तरीके से चले, नियमों से चले और हम जनता के जिस काम के लिए आए हैं उस जनता के प्रति न्याय कर सकें। इस बात का आपको आश्वस्त करता हूँ। धारीवाल साहब, मैं खेद प्रकट कर देता हूं सदन की कार्रवाई करने के लिए। माननीय कोई नहीं प्रकट करता, मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं ऐसे सदन का अध्यक्ष हूं जिसमें कृत्य के लिए मुझे माफी मांगनी पड़ती है। मैं माफी मांगता हूं, आप प्रस्ताव रखें। सर, जिस माननीय सदस्य के लिए ये प्रस्ताव रखा गया था कि उनको 7 दिन के लिए बाहर निकाल दिया जाए, उनका आचरण आज से ही नहीं बरसों से देखा गया है। और देखते देखते एक वक्त ऐसा भी आ गया कि उनको 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, 3 बार रिजेक्ट कर दिया।
और रिजेक्ट करने के बाद में हाथाफेरी जोड़ कर कुरा करके अब कैसे वो यहाँ पर आ गए। प्रस्ताव रखें। उनका वर्ताव हमेशा ऐसा रहा है। इसलिए मैं कटारिया साहब आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा आप स्वयं खुद यहाँ पर कल मौजूद थे, उस वक्त भी आप जाकर के वो उठा करके रोक सकते थे। वो संयम लोढ़ा के ऊपर हमला करने जा रहा था, उस वक्त भी रोक सकते थे आप। अरे मंत्री जी, माननीय मंत्री, लेट अस वाइंड अप। मैंने खुद ने आपका आदेश के पद पर क्षमा मांग ली, और तो और क्या प्रस्ताव रखे। हाँ, तो मैं अपने मन को मार करके आपका आदेश मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मन मार के प्रस्ताव रखें, आप प्रस्ताव रखें। पड़ोसी है। अब या तो फिर आप ऐसा करें साहब कि पहले इस पे बहस करवा लें, उसके बाद में बुलवा लें उनको, वरना मुझे पूरी आशंका है कि वो बीच में फिर बोलेंगे, फिर गड़बड़ करेगा। नहीं, आपकी आशंका निर्मूल होगी। आप प्रस्ताव रखें। तो मैं प्रस्ताव रखता हूं साहब के जैसे भी हैं वैसे हैं, लेकिन उनका निलंबन समाप्त करने के बाद उनको यहाँ पर हम बुलाने के लिए आप इजाज़त फरमा दें तो। धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय कल भी हमने सबको मालूम है, उस विषय की गंभीरता को समझते हुए हम आधे घंटे में अपनी चर्चा को समाप्त करें। मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा। श्री गुलाब चंद जी कटारिया। अध्यक्ष महोदय, फोन टैपिंग का भी सरकार को अधिकार रहता है, और सरकार चाहे तो बात हो गई भाई। कारण क्या है कि ये जो भारतीय तार अधिनियम 1885 है, इसमें धारा 5(2) इस बात का अधिकार आपको देती है। पर किन बोल रहे हैं? प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष ने माफी मांग ली, माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रख दिया, प्रस्ताव डीम टू बी पास है। ठीक है, वो किन परिस्थिति में कराता, वो परिस्थितियां भी बिल्कुल बता रखी है कि भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, ऐसे ऐसे कई बातें बताई है जिनके आधार पर। लेकिन धारा 419A में 2007 में एक संशोधन करके जोड़ा गया, और उसमें कहा कि जिसके अनुसार फोन टैपिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई। फोन टैपिंग के आदेश राज्य के गृह सचिव या विशेष सचिव में उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे नहीं हो के द्वारा जारी किया जाएगा। ये एक नियम है, जिस नियम की पालना करके सरकार चाहे तो दे सकती है। मुझे इस बात का विशेष दुख है कि जब गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के एक व्यक्ति ने अपने आप को उस रास्ते पर डाला, उसने इस बात को निर्णय किया कि इस तरह से अगर कोई फ़ोन टैपिंग हुआ होगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, है ना। राजस्थान का गृह सचिव 18 तारीख को कहता है कि फ़ोन टैपिंग के मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, जिसको ये आदेश जारी करना वो कह रहा है ना। राज्य के मुख्य सचिव ने भी उसी दिन 18 तारीख को कहा मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब मैं विषय की गंभीरता की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। जब इस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है, गृह सचिव कहता है, मुख्य सचिव कहता है, तो आखिर ये फ़ोन टैपिंग हुआ कैसे? मैं सोचता हूँ कि सीएम के जो ओएसडी हैं वो शर्मा मिस्टर हैं, उन्होंने अपना एक 3 वीडियो क्लिप वायरल किया, और उस वीडियो क्लिप वायर में ये सब बातें थी कि कौन किससे बात कर रहा है। गजेंद्र सिंह जी ने किससे बात की, भंवरलाल जी ने किससे बात की, विश्वेंद्र सिंह जी ने किससे बात की, क्या बात की और क्या चीज़ आया। वो जब बाहर आया तो आपने देखा कि इसी को आधार बनाकर आपके सरकारी मुख्य सचेतक, कोई दूसरा आदमी करता तो फिर भी समझिए, तो पूरा सरकार की इच्छा थी, उसके आधार पर इन्होंने जो है उसके आधार पर एसओजी में एफआईआर दर्ज कराई 47, 48 और 49, और उस एसओजी को जो आपने आधार दिया वो वही क्लिप दी जो तीनों वीडियो थी, और उसके आधार पर ये जो है केस दर्ज हुआ। 17 तारीख को ही आपके यहाँ प्रवक्ता हैं सुरजेवाला जी ने और हमारे आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही, और उस बात में उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट जो है नामजद
मैं सोचता हूं कि उन्होंने कहा महेश जोशी, ये जो है ना भंवरलाल जी विधायक, संजय जैन, गजेंद्र सिंह नामक व्यक्तियों के द्वारा पैसे के लेन देन पर लोकतंत्र रूप में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि ये बात ओएसडी को किसने अधिकार दिया कि वो इस प्रकार की कोई क्लिप बनाए और उस क्लिप के आधार पर वो उसको वायरल करे और उसी को बेस बना करके मुख्य जो हमारे यहाँ के विप हैं उन्होंने उसकी को आधार मान करके एसओजी में मुकदमे दर्ज कराए। ये इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण है या नहीं है इस बारे में आप कि बिना इसको टैपिंग किए ओएसडी, और वो भी कहाँ का, मुख्यमंत्री के दफ्तर का। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा और क्या राजस्थान की जनता के साथ आप असत्य बोल सकते हो, है ना। मैं सोचता हूँ कि इसके आधार पर ही आपने केस बनाया और एसओजी ने आपको 17 तारीख को 2 केस आपने कराया, एसीबी में भी आपने 17 तारीख को एक केस दर्ज कराया और उसके आधार पर आपने देखा होगा इस केस के आधार पर संजय और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया और वो गिरफ्तार होकर के एक लंबे समय तक जेल में रहे। अगर आपने ये फ़ोन टैपिंग नहीं किया होता, अगर आपने इस प्रकार की घटना का आधार नहीं दिया होता, तो इन 3 लोगों को, जिसमें संजय भी है और एक और भारत यहाँ का अजमेर का है और एक मेरे यहाँ अशोक चौहान है, इन 3 लोगों को किया, 2 लोगों को और करने का प्रयत्न किया लेकिन वो एरिया से बाहर निकल गए। ये तीनों लोग गिरफ्तार रहे और लंबे समय तक गिरफ्तार है। और इसके बाद आपके यहाँ की एसओजी का है ना जो एक अधिकारी है वो यहाँ से मानेसर गया, किस बात के लिए गया, भंवरलाल जी का और विश्वेंद्र सिंह जी का क्लिप, वो भाषा, वो बाण, वो बात उन्होंने कही कि नहीं कही, इसको वेरिफिकेशन करने के लिए उनको नोटिस देने गया। तो जब आपका ये फ़ोन टैपिंग ही नहीं है तो ये आपको भगवान ने रात को क्या संदेशा दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है जिसके कारण से ऐसा होने वाला है, कोई न कोई आधार तो, और वो आधार आपने पुलिस को दिया है, आपने वो आधार पुलिस को सबमिट किया और उसी के आधार पर उन्होंने उस केस को बनाया और वो भी 124 में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में दर्ज हुआ, 120 में दर्ज हुआ। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है नहीं करता है कि फ़ोन टैपिंग हुआ। ये बिना फ़ोन टैपिंग के और बिना इस प्रकार के वीडियो बना करके ओएसडी अगर उसको शर्मा देता है तो ये तो पर्याप्त सबूत मिल गई कि वास्तव में इस प्रकार का कृत्य जो है उन्होंने किया है। और उसके कारण से मैं आपसे फिर विनम्र प्रार्थना करता हूं अध्यक्ष जी, अगर इसको आप फ़ोन टैपिंग नहीं मानते हैं, अगर आप इसको इसका आधार नहीं मानते हैं, जबकि आपके सब लोग कह रहे हमने नहीं किया, तो ये केस बना कैसे? फिर उस दिन तो आप कह रहे तो ये सब लोगों के खिलाफ, उसमें गजेंद्र सिंह जी का भी नाम था, उनके खिलाफ भी आपने क्या जो पब्लिकली जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हो वो आपने कहा। और एक तरह से आपकी मंशा ये थी कि ये सब लोग इसके मुलजिम बने, फिर ये दफन दाखिल कैसे हो गया? अगर केस बढ़ा तो उन 3 ही लोगों का दोष क्या था जिनके कारण से आपने उनको जेल में रखा? अगर आप में दम हो, अगर ये कोई सच्ची घटना हो तो इसके तह तक पहुंच करके सब लोगों को आप इसमें अपराधी बनाओ, तब तो लगेगा कि आपके अंदर हिम्मत है। केवल राजनीतिक स्टंट बनाकर किसी पर गजेंद्र सिंह जी का बोल देना ना, मेरा नाम अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है इसमें। आपको मौका मिलेगा, पेश की आपको मौका मिलेगा मैं जी, और अगर मेरे को दोबारा क्लिपिंग मिली तो दोबारा केस दर्ज कराऊंगा, मैं जी मौका मिलेगा, दोबारा केस दर्ज कराऊंगा, दोबारा क्लिपिंग मिली तो। मान सदेश ये आप बैठे, गलत बात है, ये गलत बात। मैं आई विल वाइंड अप द डिबेट। मान सदेश नीचे बैठे, मान सदेश नीचे बैठे, नीचे बैठे, मान सदेश आई विल नेम यू, क्या कर रखा आपने? ये आपका अधिकार नहीं है। मैं मान सदेश फिर कह रहा हूँ, आप कटोरे जी बोल रहे हैं उसके बाद भी खड़े होने की जरूरत पड़ रही है। मेरे आपको डोंट गिव, आप तो खड़े हुए थे, बोल रहे थे, आपने आप क्यों आप खड़े हुए, ये कुछ भी कर रहे थे, आप अपने लीडर के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इनको बताकर आप शेल्टर लेना चाहते हैं। सॉरी सर, ये गलत बात है, नहीं परंपरा, बंद करिए टॉप डिबेट को, करें प्लीज। देखिए, मैं इस बात को प्रमाणित कर रहा हूं कि आपके तीनों बड़े अधिकारियों ने कहा कि कोई फ़ोन टैपिंग नहीं हुआ। तो ये मुकदमा जो आपने दर्ज कराया और जो पैन कार्ड आपने सुपुर्द किया, वो पैन कार्ड क्या था
और वो पैन कार्ड के अंदर वर्षन कहाँ से आया, इसके बारे में जब तक नहीं हो, और अगर वास्तव में ये केस सही है तो आज आपने इसको इतने महीने तक धूले में डाल करके इसके ऊपर मट्टी क्यों डाली? अगर सच्चाई है तो सामने आने दो ना, घबराने की जरूरत क्या है? मैं सोचता हूं केवल एक स्टंट करने के लिए और बीजेपी को बदनाम करने के लिए, मैं सोचता हूं कि अगर आप में वास्तव में सच्चाई है तो निश्चित रूप से आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो ना, और अगर नहीं है तो जिन्होंने भी नियम विरुद्ध फोन टेपिंग कराई है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों में से एक निर्णय निश्चित हो। फोन टैपिंग हुआ है, इलीगल हुआ है, बिना परमिशन से हुआ है, बिना विभाग की जानकारी से हुआ है, जिसको कोई कर नहीं सकता, जो आपने किया है और जिसके आधार पर आपने सरकारी मुख्य सचेतक के नाते जो एफआईआर दर्ज कराई है, इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी की मिली भगत के कारण से मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में जवाब देना। सतीश बनिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन टेपिंग आपातकाल है और एक आपातकाल देश में 25 जून 1975 को भी लगा था। सरकारें गिराने की बात होती है, लेकिन अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग मेरे मित्र मंडली ने, जो मेरे सामने बैठे हैं, उनकी पार्टी ने 100 से भी ज़्यादा बार किया है। ये हिंदुस्तान का जाना माना क्षेत्र गलत परंपरा है ना। प्लीज आपको अधिकार नहीं है, ये कौन तरीका? प्लीज देश में प्लीज आप फिर आप खुद ही जरूरत है, मेरा काम आप कर ले। मतलब अजीब स्थिति, मैं वो बोल रहे तो मेरा काम है ना, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं आपको नहीं डिबेट करने तो मैं बंद कर दूंगा। मैं प्लीज, मैं मिस्टर गोगरा, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। माननीय पुनिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में कुछ टेलीफोन टेपिंग की प्रमुख घटनाएं हुई थी और जिसका मैं दोहराऊंगा नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है किस कानून में किस तरीके से टेलीफोन टेपिंग होती है। 1988 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार पर यह आरोप लगा था, उस सरकार को जाना पड़ा था। 2010 में नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी, प्रकाश करात जी के बारे में ऐसी बात हुई। 2019 में येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ भी इस तरीके के आरोप लगे थे और तत्कालीन चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने सीबीआई जांच की, इस पर आदेश दिए थे। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसकी पृष्ठभूमि एक माननीय सदस्य का सवाल था, जिसके जवाब में सरकार ने जवाब दिया और ये एडमिट किया कि सक्षम अधिकारी की अनुमति से टेलीफोन टेप किए जा सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि ये सक्षम अधिकारी कौन है? और सक्षम अधिकारी एसीएस स्तर का होता है, लेकिन शंका ये है कि वो कोई और अधिकारी था जिसके इशारे पर यह सब किया गया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में, कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया, या तो वो वीडियो क्लिप फैब्रिकेटेड थी, गलत थी, और यदि वो गलत थी तो उसका इस्तेमाल माननीय सत्ता पक्ष के लोगों ने किस रूप में किया, और यदि वो सोर्स ठीक नहीं था तो ये टैप आए कहां से, ये बताएं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।